हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। संधि एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना हिंदी की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि संधि में क्या होता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, पहले तो हमें यह जानना होगा। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात कि किन्हीं भी दो ध्वनियों का योग। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो योग होगा वो ध्वनियों का योग होगा। वर्णों, अगर आप यह कहते हैं कि किन्हीं भी दो वर्णों का योग तो आप गलत होंगे। अगर आप कहते हैं कि किन्हीं दो शब्दों का योग तो आप समास की बात कर रहे हैं, आप संधि की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप संधि की बात कर रहे हैं तो आपको परिभाषा देनी होगी कि दो ध्वनियों का योग, अर्थात कि दो ध्वनियाँ जब मिलती हैं तो उनके योग से एक संधि बनती है। उन दोनों ध्वनियों के योग से एक जो शब्द का निर्माण होता है, एक नए शब्द का जो एक निर्माण होता है, वो संधि के द्वारा होता है। तो संधि में और जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो यही सबसे मूल बात है कि यहाँ पर दो ध्वनियों का योग होता है। संधि और समास की जब बात करें कि संधि और समास में अंतर क्या है, क्या संधि है और क्या समास है, किसको हम संधि बोलेंगे और किसको हम समास बोलेंगे। तो अगर संधि और समास के अंतर की बात करें तो संधि और समास में जो महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वो यही एक अंतर है कि संधि में दो ध्वनियों का योग होता है, जबकि समास में दो शब्दों का योग होता है या दो वर्णों का योग होता है। तो दो वर्णों या शब्दों के योग को हम बोलेंगे समास, दो ध्वनियों के योग को बोलेंगे संधि। यहाँ पर आपको इतनी बात एकदम कंठस्थ कर लेनी है, क्योंकि कई बार आपसे कहीं भी इंटरव्यू में अगर आप कहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे संधि और समास में अंतर पूछ लिया जाए। तो यह मूल अंतर अगर आपने नहीं बताया तो हो सकता है कि आपकी बात आधी रह जाए। तो अगर अपनी बात को पूरी तरह से पेश करना है, आपको अपनी बात में पूर्णता लानी है, तो आपको यह बताना बेहद आवश्यक है। जो भी आपका साक्षात्कार ले रहा हो उसको आपको यह बताना आवश्यक है कि संधि और समास का क्या मूल अंतर है। तो यही मूल अंतर जो भी मैंने आपको बताया ये संधि और समास के मूल अंतर के अंतर्गत आता है, अर्थात कि ध्वनियों का योग। लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर कि दो ध्वनियों का योग। तो दो ध्वनियों का योग होगा तो हम उसको बोलेंगे संधि, और उसके विपरीत अगर दो या दो से अधिक या दो से अधिक ध्वनियों का योग होगा तो संधि कहलाएंगे, और दो या दो से अधिक वर्णों या शब्दों का योग होगा, दो या दो से अधिक वर्णों या शब्दों का योग, तो वह आपका कहलाएगा समास। ठीक है, समास। तो यह आपको मूलभूत अंतर इसमें याद रखने वाला है। संधि की यह मूल परिभाषा के बाद अब अगर हम जब संधि में आगे चलकर बात करते हैं तो हमें देखने में आता है या हमें देखना पड़ता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं या संधि के क्या भेद होते हैं। तो संधि के भेदों की हम जब भी बात करेंगे तो हमें सबसे पहले उसको कितने आधार पर बांटा गया है उसको देखना होगा। उसके बाद उनके भी अंतर्गत अगर कोई और विभाजन किया गया है तो उसके बारे में हमें यहाँ पर समझना आवश्यक है। तो संधि का हमने आपको परिभाषा बता दी कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से या फिर दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ये जो किताबी परिभाषा है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। ठीक है, तो दो समीपवर्ती, यहाँ पर भी मैं ध्वनियों का ही इस्तेमाल करूँगा, दो समीपवर्ती ध्वनियों के योग से जो विकार, अब विकार के और भी कई सारे शब्द हैं, हो सकता है कि आपको कहीं विकार के अलावा कोई और शब्द रखा मिले, तो आपको उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए कि दो समीपवर्ती ध्वनियों के योग से जो विकार
परिवर्तन अर्थात कि चेंजेस उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। यह किताब की परिभाषा हो गई, जो किताबी भाषा की परिभाषा है, यह किताब की भाषा के अनुसार परिभाषा हो गई। और जो ऊपर मैंने आपको एक लाइन में जो आपको परिभाषा बताई, ये अपने आप को याद करने के लिए या समझने के लिए परिभाषा हो सकती है। एक लाइन की दो या दो से अधिक ध्वनियों का योग, वो आपको कहलाएगा संधि। तो इस परिभाषा के बाद अब हम जब इसके आगे चलकर बात करते हैं तो फिर आ जाता है संधि के भेद या संधि के प्रकार। तो संधि के भेद देखते हैं, संधि के कितने भेद हैं। संधि के भेद, संधि के भेद देख लेते हैं। तो संधि के भेद में सबसे पहले देखना होगा कि संधि को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो संधि को जो मुख्य भागों में बांटा गया है वह उसके भाग हैं 3। पहला स्वर संधि, और उसके बाद जो दूसरा आएगा उसको आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के बाद जो तीसरी संधि की बात हम लोग करते हैं या जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं वह है विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के ये 3 प्रकार हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब किसको हम स्वर कहेंगे, किसको हम व्यंजन कहते हैं, इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है कि कौन स्वर होता है, कौन व्यंजन होता है और कौन विसर्ग होता है। तो सबसे पहले स्वर की बात, तो स्वर के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के आ से लेकर औ तक, आ से लेकर औ तक जितने भी वर्ण आते हैं वह सारे हिंदी भाषा के स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। अब आ से लेकर औ तक कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ, फिर बड़ा आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इन स्वरों का जब मेल होगा, इन 2 स्वरों का या इन 2 ध्वनियों का जब मेल होगा तब हम उसको कहेंगे स्वर संधि। इसके बाद आ जाती है बात व्यंजन की कि व्यंजन हम किसको कहते हैं। तो व्यंजन हमारे हैं 33, जो कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग के साथ फिर चवर्ग, इसको हम कच्चट तब बोलते हैं शॉर्ट में, याद रखने के लिए कच्चट तब। आपको जब भी अगर यह भ्रम होता हो या कभी कभी यह समस्या आपको आती हो कि चा को पहले रखेंगे, टा को, ता को या था को, तो कई बार इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम टा को बाद में बोल देते हैं या ता को पहले बोल देते हैं या पा को बाद में बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या कई बार आप लोगों के साथ हो जाती होगी। तो आपको इस बात को याद रखना है। यह 5 अक्षर हैं जिनको आप एक शब्द के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, ये 5 अक्षर मैंने लिखे हैं कचट तब, इनको आप एक फॉर्म, शब्द के फॉर्म में लिख लीजिए, एक वर्ड के फॉर्म में, उसको याद कर लीजिए। कचट तब, कचट तब, कचट तब, कचट तब, कचट तब, कचट तब। इस तरह से आप अगर 4-5 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको यह कंठस्थ हो जाएगा, कचट तब, कचट तब। तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको कचट तब याद हो गया तो आप समझ जाएंगे सबसे पहले क वर्ग के व्यंजन आएंगे, उसके बाद च वर्ग के व्यंजन आएंगे, च वर्ग के बाद ट वर्ग के व्यंजन आएंगे, ट वर्ग के बाद त वर्ग के व्यंजन आएंगे और त वर्ग के बाद फिर प वर्ग के व्यंजन आएंगे। इस प्रकार से जो भी ये पंचवर्गीय व्यंजन हैं इन पर आपकी पकड़ हो जाएगी, इनमें आपका भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप भूलेंगे नहीं। अब बात आती है कि सर इनको पंचवर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। तो अगर कभी भी आपके मन में सवाल आए कि पंचवर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनको पंचवर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। तो का, खा, गा, घा, ञा, चा, छा, जा, झा और आंग, टा, ठा, डा, ढा और अणा।
फिर ता, था, द, ध, ना, और ना के बाद आता है प, फ, ब, भ और म। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति में 5 वर्ग हैं, इधर भी 5 वर्ग हैं, तो और इधर भी 5 वर्ग हैं, और इधर भी आपके 5 वर्ग हैं, इसमें भी 5 वर्ग हुए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 5 हैं, 5 व्यंजन हैं, ठीक है। तो इसमें भी 5 व्यंजन आपके, इसमें भी 5 व्यंजन, इसमें भी 5 व्यंजन, और उसी के साथ ये जो प्रथम पंक्ति है उसमें भी 5 व्यंजन। अब आप देख सकते हैं कि इसने एक वर्ग का रूप धारण कर लिया है। यह जो वर्ग व्यंजन लिखे हुए थे, इसने एक वर्ग बना दिया है, एक स्क्वायर बना दिया है, और स्क्वायर के प्रत्येक भुजा में या प्रत्येक साइड में कितने कितने आपको व्यंजन दिख रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे कि प्रत्येक साइड में आपको 5-5 व्यंजन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से जब आप राइट साइड में देखेंगे 1 2 3 4 5, डाउन साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, एंड जब अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, अर्थात कि चारों ही तरफ 5-5 वर्ग इसमें हैं, 5-5 व्यंजन हैं, और ये एक वर्ग का रूप बनाते हैं। तो इसलिए कचट तप को या इन व्यंजनों को हम पंचवर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझनी थी कि इन्हें हम पंचवर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर कि इन्हें हम क्या कहते हैं, पंचवर्गीय व्यंजन। तो ये तो आप हो गए कि समझ गए कि व्यंजन क्या होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे कि सरा है, त्रा, छ, ज्ञा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है। तो इस तरह के व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं कुल मिलाकर, यह हो गए 11 और यह हुए टोटल 33। और विसर्ग आप समझते हैं कि इस तरह की जब आकृति कोई बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग का अर्थ क्या होता है कि आधे हा का उच्चारण, आधे हा का उच्चारण। आधे हा का उच्चारण क्या कहलाएगा आपका, विसर्ग कहलाता है। जब भी आपको विसर्ग का उच्चारण करना हो तो जिस प्रकार से आप आधे हा का उच्चारण करते हैं उस प्रकार से आप विसर्ग का उच्चारण करेंगे। तो यह मूल बातें थी कि इनके संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। उसके बाद स्वर हम किसको कहते हैं, स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। फिर व्यंजन हम किसे कहेंगे, तो व्यंजन के बारे में हमने बात की। और विसर्ग किसको कहेंगे इसके बारे में बात की। हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर ये आप क्या बता रहे हैं, स्वर, व्यंजन, संधि, विसर्ग। देखिए कई बार क्या होता है कि जो भी इस वीडियो से पढ़ेगा, इन वीडियो से जो भी पढ़ेगा, हो सकता है कि सभी का IQ लेवल सेम ना हो, और नहीं भी होगा, सभी का IQ लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बेसिक की जानकारी होगी, किसको नहीं भी होगी। तो जिसको हो वो उसको फॉरवर्ड कर सकता है, और जिसको नहीं हो जिसको काम की चीज़ हो सकती है। क्योंकि हम संधि के बारे में बात कर रहे हैं और हम स्वर संधि की बात करें, और मैं पूरा स्वर संधि आपको पढ़ा दूँ। पर कई लोगों को अगर यही ना पता हो कि स्वर कौन से होते हैं, कई लोग अंग आह को भी स्वर में जोड़ देते हैं, है ना। अब अगर वो इसको भी स्वर में जोड़कर चलेंगे तो ये तो पूरी संधि में, स्वर संधि में पढ़ाऊंगा, तो उसमें तो कहीं भी अंग और आह का जिक्र नहीं आएगा। तब फिर उनके मन में सवाल उठेगा कि सर स्वर संधि के बारे में आपने बताया, परंतु अंग और आह की तो कहीं पर भी संधि नहीं हो रही है। तो इसलिए इन्हें पता होना चाहिए कि स्वर किन्हें कहेंगे। तो ये स्वर में नहीं आते हैं, ये अयोगवाह इनको हम कहते हैं। तो ये स्वर में नहीं आएंगे। तो 11 तरह के स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और विसर्ग किसको कहते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आगे कि इनके अंतर्गत भी क्या और भेद होते हैं। जैसे कि क्या स्वर संधि के भी और कोई भेद होता है, व्यंजन का भी और कोई भेद होता है, क्या विसर्ग का भी। तो सबसे पहले आगे चलकर हम बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में, कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद,
स्वर संधि के भेद के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें बताना होगा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्वर संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं यह आपको जानना है और यही आपको बताना है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ अभी, तो आपको सभी को समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक, सबसे पहली क्या कौन संधि होगी? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बाद बात आती है गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बाद आगे चलकर हम जो बात करते हैं वह बात आती है वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि, अरे आपको इसको वृद्धि संधि भी लिख सकते हैं। वृद्धि के बाद आती है बात यड़ संधि की, और यड़ के बाद बात आती है स्वर संधि की अंतिम संधि अयादि संधि की। तो ये तो हुए स्वर संधि के भेद कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम इसको एक एक कर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है तो देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। इसमें किस प्रकार से जो ध्वनियाँ हैं तो उनके योग से कोई शब्द बनता है या उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के लिए सबसे जरूरी बात, आपको अगर एक लाइन की मैं परिभाषा बताऊं तो सजात स्वरों का योग। सजात स्वरों का योग। जब भी आप दीर्घ संधि पढ़ें, कोई सी आप किताब पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है। आपको जो किताब सुटेबल लगती हो, जिस किताब में आपका दिल लगता हो, आप वो किताब पढ़ें, परंतु ऑथेंटिक किताब पढ़ें। ठीक है, तो इतना मैं कहना चाहूँगी, ऑथेंटिक किताब पढ़ें, आपका जिस किताब में दिल लगे वो पढ़ें। अब बात आती है जो मैं बात कर रहा था कि किताबों में लंबी लंबी परिभाषाएं दी होती हैं सभी की। चाहे आप कोई सा भी नियम उठा लें, कोई सा भी टॉपिक उठा लें, तो सभी में लंबी लंबी परिभाषाएं दी होती हैं। वो इसीलिए, जो अभी मैंने आपसे पहले बात कही थी कि सभी का IQ लेवल सेम नहीं होता है। किसी ने कुछ चीज़ों को पहले से पढ़ा होता है, किसी ने नहीं पढ़ा होता है। तो सभी के स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुसार उसी लिए किताबों में लंबी लंबी परिभाषाएं लिखी होती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यार कि इसमें बात तो छोटी सी कही गई पर परिभाषा इतनी लंबी लिखी हुई है, इसका परिभाषा को इतना विस्तृत कर दिया गया है। तो परिभाषा को विस्तृत करने की प्रमुख जो वजह है वो यही है कि वो सभी के लिए समान रूप से सभी को समझ में आए, इसलिए उसको परिभाषा को इतना विस्तृत कर दिया जाता है ताकि उसको सभी को अच्छे से उसको समझ में आ सके। परंतु उसमें मूल बात बहुत ही छोटी होती है जो उसका जिस्ट होता है। जैसे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आप लंबी लंबी परिभाषाएं पढ़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उनके बाद आप पढ़ने के बाद आप इसी बात पर आएंगे कि दीर्घ संधि में सजात स्वरों का योग होता है। अब सजात स्वर से तात्पर्य क्या है जी? किसको हम सजात स्वर कहेंगे? पहले ही मैंने स्वर इतने सारे बता दिए, फिर अब सजात स्वर क्या होता है? तो सजात स्वर का अर्थ होता है कि एक जैसा स्वर, अर्थात कि मान लीजिए कि कोई दो शब्द हैं तो दोनों शब्दों के पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, दोनों ही ध्वनियाँ समान स्वर की होनी चाहिए। जैसे सजात स्वरों का योग, जैसे कि मान लीजिए मैं लेता हूं आ, तो आ धन आ बराबर क्या बनेगा? आ। इसके बाद बात आती है, मान लीजिए कि बड़ा आ हो और इधर भी बड़ा आ हो, तब क्या बनेगा? तो भी आ ही बनेगा।
बड़ा आ पहले दे दिया उन्होंने, छोटे आ को बाद में दिया, तब क्या बनेगा, तो भी बनेगा बड़ा आ। उसी प्रकार से चाहे छोटे आ को पहले दे दिया और उसके बाद बड़े आ को दिया तो भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सजात स्वर। ठीक है, अर्थात कि जो स्वर आपका पहले आए वही स्वर बाद वाले में आए, तो हम उसको कहते हैं सजात स्वर। और सजात स्वर का एक रूप तो ये हो गया, एक के बाद जो इसका दूसरा रूप होगा वह होगा कि ई। जैसे आ के बारे में हमने बात की, अब हम ई के बारे में बात करते हैं। तो चाहे छोटी ई या छोटी ई मिले तो भी बड़ी ई बनेगी, चाहे बड़ी ई और छोटी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगी, चाहे छोटी ई उसके साथ बड़ी ई मिले तो भी बड़ी ई मिलेगी, और उसी के साथ साथ अगर चाहे दोनों ही तरफ बड़ी ई की ध्वनि हो तो भी बड़ी ई ही बन रही हो, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अब आ और ई के बाद अब हम बात करते हैं ऊ की। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ बनेगा सभी में, तो ऊ धन ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, या फिर चाहे बड़ा ऊ पहले में भी हो और आखिरी के प्रथम ध्वनि भी बड़ी ऊ की हो तो भी बनेगा बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों में ही, चाहे वो हम आ स्वर की बात करें, चाहे ई की बात करें, चाहे ऊ की बात करें, तीनों में ही अंत में जो बन रहा है वह बड़ा ही बन रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी में कि बड़ा ही बन रहा है, किसी में छोटा नहीं बन रहा है। तो जब भी अंत में बड़ा बने तो हम उसको लेंगे, उसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। मैं एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बार सारे स्वर लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। आ ई उ ऊ, और यहाँ पर बीच में री, और इधर ए आई ओ और औ। ठीक है, तो ये सारे हुए आपके स्वर। कितने स्वर हो गए आपके, आप जोड़ लीजिए, 11 स्वर आपके ये हो गए। हाँ, तो अभी हमने किसकी बात की दीर्घ संधि में, इस बड़े आ की, बड़ी ई की और बड़ी ऊ की। अर्थात अगर इन दोनों का मेल होगा तो बड़ा आ बनेगा, इन दोनों के मेल से भी बड़ी ई बनेगी, और इनके चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यह हुई हमारी दीर्घ संधि की प्रमुख बात। अब दीर्घ संधि के आपने नियम तो समझ लिया कि चाहे छोटा आ हो, मतलब एक ही जैसा स्वर हो। अब जैसे इधर आ है, मान लीजिए इधर आ है और आ के बाद इधर ई है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर जो स्वर है ये विजात स्वर है, अर्थात ये एक ही जात का स्वर नहीं है, आ का स्वर नहीं है इधर, ये ई का स्वर हो गया, तो ये दूसरा स्वर हो गया। तो इसलिए क्या होगा कि इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी। मान लीजिए इधर ई लिखा है, छोटा ई लिखा है मान लीजिए, और इधर ऊ लिख दिया, तो ये भी क्या होगा कि दीर्घ संधि नहीं होगी। अगर इधर ई है तो इधर भी ई ही होनी चाहिए, तो वो होगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी आपको। यही इसका प्रमुख नियम था। इस जो स्वर संधि थी इसका यही प्रमुख नियम था कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो ध्वनि एक तरफ दी जाएगी वही ध्वनि दूसरी तरफ भी होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि कोई शब्द मैं आपको देता हूँ, जैसे मत अनुसार, जैसे इसकी बात करें अगर, तो मत प्लस अनुसार। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ता में क्या है, ता में छोटे आ का स्वर आ रहा है, क्योंकि जब ता को स्वर शुद्ध लिखा जाएगा मत धन आ। इसको जब ध्वनि में खंडित करेंगे, जो मत अनुसार है, इसको मान लीजिए हम ध्वनि में खंडित करते हैं, जिससे कि आपको यह चीज़ एकदम से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से संधि होती है।
तो ये शब्द लिखा मैंने, मत और अनुसार। अब यहाँ पर इसको ध्वनि में खंडित करते हैं तो मत, यहाँ पर ता आधा हो जाएगा प्लस आ, क्योंकि हमने स्वर को अलग कर लिया है। व्यंजन में व्यंजन जो हम लोग यह व्यंजन लिखते हैं ना, ये जैसे मैंने ये का लिख दिया और हम कहेंगे ये व्यंजन है, तो हम कहेंगे ये मूल व्यंजन नहीं है। मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, तो हम कहेंगे ये मूल व्यंजन नहीं है, जबकि ये स्वर व व्यंजन का योग है। क्यों? इसको जब तोड़ते हैं तो ये होगा इसका व्यंजन का, हलंत वाला का, और इसके बाद इसमें स्वर लगा हुआ है आ, तो यह दोनों मिलकर बनाते हैं का। ठीक है। अब हम बात करते हैं मत अनुसार की। तो ता को मैंने अलग कर लिया हलंत वाले को, फिर आ जो उसका स्वर था उसको मैंने अलग कर लिया, उसके बाद यहाँ पर भी आ है और फिर है अनुसार। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर भी आ है, यानी पहले अक्षर के पहले शब्द की आखिरी ध्वनि भी आ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी आ है। तो ये आ और ये आ मिलकर बनाएंगे बड़ा आ, और बड़े आ का मतलब क्या हुआ? दीर्घ संधि। ठीक है, समझ गए आप कि किस प्रकार से इससे दीर्घ संधि बनेगी। एक बार आप अब हम लोग ई का उदाहरण देख लेते हैं। हरि धन ईस। ठीक है, तो इसको भी ध्वनि में बांटिए आप। तो हर धन ई धन ईस। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है, परंतु हैं दोनों ई ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु दोनों एक ही जात के होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, तो यह मिलकर बना देगा आपका बड़ी ई, और यह शब्द आपका हो जाएगा, यह शब्द आपका हो जाएगा हरीश, क्योंकि बड़ी ई होगी। देखिए यहाँ पर इसमें बड़ी ई आ गई ना री में, तो यह आपका हो गया हरीश। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आ हो गया था, तो आ के द्वारा हमने जो शब्द बना लिया नया, वो शब्द हमारा बन गया मतानुसार। मतानुसार ये हमारा शब्द बन गया, और यहाँ हमारा शब्द बन गया हरीश। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक उदाहरण हम ऊ का भी ले लेते हैं। ऊ के उदाहरण के अंतर्गत हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जो भी आपको याद आ रहा हो। मान लीजिए हम जो उदाहरण लेते हैं वो लेते हैं ये गुरु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश, तो इसको भी अलग कीजिए। यहाँ हुआ आपका गुर धन, छोटे ऊ की मात्रा लगी थी यहाँ पर, उसके बाद इधर भी छोटा ऊ है उपदेश में भी। ठीक है, तो यह है ऊ और यह है ऊ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? बड़ा ऊ। तो जब बड़ा ऊ बना तो शब्द क्या बनेगा? गुरूप देश। क्या शब्द बना? गुरूप देश। तो आप देख सकते हैं कि तीनों ही उदाहरणों में जब दो ध्वनियाँ मिल रही हैं और वो सजात ध्वनियाँ हैं, तो उनका बड़ा रूप लिखा जाएगा। अर्थात अगर ई और ई मिल रही हैं तो बड़ी ई लिखी जाएगी, आ और आ मिल रहे हैं तो बड़ा आ लिखा जाएगा, और अगर ऊ और ऊ मिल रहे हैं तो बड़ा ऊ लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्वर संधि को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। स्वर संधि के बाद और दीर्घ संधि के बाद अगली बात करते हैं। ढेर सारे उदाहरण हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसके और भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ, परंतु उदाहरण आप कितने भी पढ़ लें, अगर आपको समझना होगा तो पहली बार में आपको बात समझ में आ जाएगी। बाकी आपको चाहे मैं 100 सैकड़ों उदाहरण दे दूँ, आपको हो सकता है बात समझ में ना आए, अगर एक बार में नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, एक बार नियमों को फिर से सुनिएगा जो मैंने कहा है, तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी को समझ में ना आ रही हो तो, नहीं तो एक ही बार में आपको सारी बातें क्लियर होंगी। मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो मतानुसार आपने एक आ का उदाहरण देख लिया। अगर उसका कोई दूसरा उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए सत्याग्रह, सत्य यहाँ पर क्या होगा? या हो जाएगा, धन आ की ध्वनि हो जाएगी और धन हो जाएगा आग्रह। तो यहाँ पर आ हुआ, यहाँ आखिरी आ हुआ, तो दोनों मिलकर बनाया बड़ा आ, और शब्द बनेगा सत्याग्रह। ठीक है, जो शब्द बनेगा नया यहाँ पर वह बनेगा सत्याग्रह। ठीक है, समझ लिया आप इतनी सी बात कि सत्य धनाग्रह बराबर सत्याग्रह।
इसमें इतना ज़्यादा और कुछ समझने को है भी नहीं संधि में। बस आपको यह याद रखना है कि एक ही जात के स्वर मिलने चाहिए। अगर भिन्न जात का स्वर होगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि तो नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर कौन सी संधि होगी, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि जहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी वहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ हमने हरीश की बात कर ली और ये भी बात कर ली। अब हमने दीर्घ संधि के बाद बात पूरी होती हुई, अब अगली आती है गुण संधि। कौन सी आती है? गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा जी? गुण संधि को भी देख लेते हैं एक बार। आप एक ही बार में अगर ध्यान से समझेंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। समझिए जरा गुण संधि में क्या होता है। गुण संधि में देखिए, इधर तो आपका होगा आ या आ, इधर आपका होगा आ या आ, और इसके बाद जो प्लस में होगा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद प्लस में कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब कि कोई सा भी स्वर हो। कौन कौन से स्वर हो सकते हैं? मान लीजिए अगर आ के बाद यहाँ पर ई है, छोटा ई है, ये भी याद रखिएगा कि आ के बाद इधर छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है, परंतु जो दूसरा जो शब्द होगा या दूसरा जो वर्ण होगा उसकी जो पहली ध्वनि होगी वह होगी या तो छोटी ई होगी, छोटा ऊ होगी, या होगी वो री, ठीक है, या छोटा ई होगी, छोटा ऊ होगी, या फिर वह री होगी। तो समझ गए आप कि किस तरह से होगा। अगर आप कोई उदाहरण देख के समझना चाहे तो मैं आपको एक बार पहले ये बता देता हूँ कि होगा किस तरह से, शब्द कैसे दिया होगा, संधि के बाद क्या होगा ये अभी मैंने नहीं बताया है। जैसे कि मान लीजिए ये शब्द है, शब्द लिखा मैंने महा। अब महा शब्द लिखने के बाद प्लस लगाया और इधर हमने लिखा ईस। इधर हमने क्या लिखा? महा के बाद इधर हम लिखते हैं ईस। तो क्या शब्द बनेगा? क्या शब्द बनेगा इधर? ईस। शब्द क्या बनेगा? माफी चाहता हूँ, यहाँ पर ई के साथ अगर बड़ी ई हो तो भी होगा, याद आ गया, ठीक है। तो चाहे छोटी ई हो आगे बाद, चाहे बड़ी ई हो, जैसे यहाँ महाधन ईस आया तो बराबर जो शब्द बनेगा वो बनेगा महेश। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो शब्द बनेगा, जो यह बनेगा ए, और अगर आ या छोटे आ या बड़े आ के साथ ऊ या ऊ आता है तो आपका बनेगा ओ, और जी आता है तो बनेगा अर, बनेगा अर, ठीक है। अगर आ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आती है तो बनेगा ए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है। देखिए लिखने में इसको ऐसे लिखा जाएगा, यह शुद्ध है, पर जब आप मात्रा लगाएंगे तो इसके ऊपर एक मात्रा भी लगेगी। जैसे कि ये देखिए महेश लिखा हमने, लिखने का शुद्ध रूप यही है ए, पर जब हम उसको किसी शब्द में प्रयोग करेंगे तो हम उसके ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, जैसे महेश में लगाई गई है। समझ गए आप इतनी सी बात? तो आ या ई हो तो ए, ऊ या ऊ हो तो ओ, और री हो तो अर। तो महाधन ईस बराबर महेश। उसी प्रकार महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। इस प्रकार से गुण संधि बनती है। गुण संधि करने में बस इतना सा आप देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं 2-3 बार नियमों को बोल रहा हूँ ताकि आपको ऐसे समझ में आए सब कुछ, कि आ या आ के साथ ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, या री आए। देखिए हमने अभी तक जो दीर्घ संधि में बात की वो हमने बात की थी सिर्फ इसकी, इसकी और इसकी। तो यह 3 तो बन गए थे दीर्घ संधि में, ठीक है। एक एक करके अगर आप मतलब इस तरह से भी समझना चाहें कि दीर्घ संधि में तो इन 3 का इस्तेमाल किया था। अब आगे जो इस्तेमाल करेंगे हम वो वहाँ पर बनेगा ए और ओ। तो दीर्घ संधि में वो हो गया, गुण संधि में ये हो जाएगा, ठीक है। गुण संधि में या तो ए बनेगा या ओ बनेगा या बनेगा अर, ठीक है, री के साथ।
इस प्रकार के 3 यहाँ पर शब्द बनेंगे। तो महाधनीश बराबर महेश, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, नवधन ऊड़ा बराबर नवोड़ा, नवोड़ा माने होता है नई दुल्हन, नवधन ऊड़ा माने नवोड़ा। ये कि यहाँ पर क्या आ रहा है, वा आधा है, उसके साथ में आ स्वर लगा हुआ है और प्लस में क्या है इधर ऊ, तो आ धन ऊ बराबर मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आ धन ऊ मिलकर बनाएंगे ओ, ओ शब्द क्या बनेगा आपका, नवोड़ा। ठीक है, समझ गए आप। इतनी सी बात है आपके गुण संधि में। गुण संधि के बाद हम आगे चलकर बात करते हैं दीर्घ संधि की। हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, हमने गुण संधि पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। कौन सी है तीसरी, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि पढ़ी हमने, गुण संधि पढ़ी, अब हम बात करने जा रहे हैं वृद्धि संधि की। अब जी वृद्धि संधि में क्या होता है, तो देखिए वृद्धि संधि के लिए आप पहले आसानी से समझने के लिए देखिए सारी हिस्सी जो भी संधियाँ हैं वो मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। सारी संधियाँ मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। यहाँ जो मैंने ये संधियाँ लिखी हुई थी और ये सारे जो स्वर लिखे हुए थे मैंने, तो यहाँ मैं आपको सभी को इससे ही समझा रहा हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि दीर्घ संधि में मैंने कहा बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके इस्तेमाल हो गए थे किसमें, दीर्घ संधि में। अब इसके बाद आई गुण संधि, तो इसके बाद क्या बचा, ए और ओ, तो ये आपके इस्तेमाल हो गए गुण संधि में। अब क्या बचा आपका, ए और औ, ये दोनों मिलकर आपके किस में होंगे, ये आपके होंगे वृद्धि संधि में। देखिए ये जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, इसमें ये आपको कहाँ काम आएगा पता है, ये आपको वहाँ काम आएगा कि जहाँ पर आपसे कोई शब्द दे दिया जाए, आपसे कहा जाए महेश, कि बताइए महेश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, जड़ संधि है, अयादि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है दीर्घ में और महेश में, तो आप क्या बताएंगे, महेश में कैसे पहचानेंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा, ढेर सारे नियम सोचने पड़ेंगे, उसको संधि विच्छेद करेंगे, आप उसको अलग अलग तोड़ेंगे, फिर उसकी ध्वनियाँ निकालेंगे, उसके बाद आप देख पाएंगे इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है, तब आप बता पाएंगे कि यार इसमें तो गुण संधि है। तो इतना समय आपको मिलेगा परीक्षाओं में क्या, आपको परीक्षाओं में इतना समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 30 से 20 से 25 सेकंड मिलते हैं आपको एक सवाल हल करने के लिए। तो उसके लिए आपको यह चीज़ बहुत काम आएगी जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और किस तरह से ये आपको मदद करेगी ये मैं आपको एक बार में कंक्लूडर में, जिसको हम इस स्वर संधि को जब हम कंक्लूड करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करूँगा कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे इसको पहचानेंगे तुरंत से, तो वहाँ पर आपको ये सब समझने को मिलेगा। अभी जो मैं आपसे बता रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ केवल कि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी यहीं तक रहना है, केवल नीचे नहीं आना है। उसके बाद छोटा ए, छोटा ओ मिलकर बनाएंगे गुण संधि, बड़ा ए, बड़ा ओ मिलकर बनाएंगे वृद्धि संधि, क्योंकि ये बड़े हैं, वृद्धि हो रही है, वृद्धि होगी तो क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़ा क्या होगा, ए या औ। ठीक है, तो 3 संधियाँ हमने इससे समझ ली। अब इसके वृद्धि संधि का नियम भी आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आया, आ के बाद आया, आया आ के बाद क्या आए, अब यहाँ क्या आ गया था, आया आ के बाद ई आ गया था, ऊ या ऊ आ गया था, या री आ गया था। अब क्या बचा इसके आगे, तो आया आ के बाद ए या आई आए, ऊ या औ आए। ठीक है, अब ए आई आएगा तो क्या हो जाएगा, आई बड़ा ए बन जाएगा, और ओ या औ आएगा तो आपका हो जाएगा बड़ा ऊ। बताया था ना मैंने आपको पीछे जब ऊपर बताया था कि बड़ा ए बड़ा ओ, वृद्धि हो रही है दोनों में, वृद्धि का मतलब बड़ा, तो बड़ा ए बड़ा ओ, तो इसका मतलब हो गया वृद्धि संधि।
जहाँ भी आपको बड़ा ए या बड़ा औ मिले तो वहाँ पर 95% जगह वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। 5% में क्यों नहीं होगी वो भी आपके आगे बताऊंगा कि वहाँ क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे तो हम उस बात को समझेंगे कि वहाँ पर कई बार औ होने के बाद भी वहाँ पर वृद्धि संधि क्यों नहीं होती है। अभी आप इतना समझिए, इतना नियम आपके लिए पर्याप्त है और एकदम से पूरा है। यह नियम अपने आप में पूरा है। आप इतना समझिए केवल कि आ या आ आए, उसके बाद में आई या आई आए या ओ या औ आए, तो आपका बनेगा ए बड़ा ए या बड़ा औ। ठीक है, बड़ा ए या बड़ा औ। किस प्रकार से बनेंगे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शब्द है ए एक एक, शब्द है एक धन एक। करिए इसके जी खंड, इसके खंड करते हैं जी। ए, इसमें से व्यंजन को अलग किया, स्वर निकला आ, प्लस इधर कौन सा स्वर है पहले ए, तो इधर हम लिखेंगे ए। ठीक है, एक एक। अब इसका अंतिम स्वर और उसका पहला स्वर, यही दो ध्वनियाँ मिलकर तो संधि करती हैं। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है आ, यहाँ मिल रहा है ए, तो यहाँ पर आ या ए मिले तो उसे वहाँ पर बनेगा आई, और जब आई लिखेंगे हम तो उसमें मात्रा लगाएंगे दो, ए कैक। जब बड़ा ए लिखते हैं तो उसमें दो मात्रा लगाते हैं, एक एक, तो यहाँ पर एक एक बनेगा। देखिए आप यहाँ पर आ या आ के बाद ए या आई मिल रहा है, ओ या औ मिल रहा है। ऊपर वाली आपको किसी भी संधि में ए या औ नहीं मिलेगा। देखिए आ या आ के बाद ई मिल रहा है, ओ मिल रहा है, पर आई नहीं मिल रहा है, ओ नहीं मिल रहा है, और ना ही आपको वृद्धि संधि में मिल रहा है और दीर्घ संधि में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप समझें, दीर्घ माने बड़ा होता है, वृद्धि माने बड़ा होता है। देखिए दीर्घ माने भी बड़ा होता है और आपका वृद्धि माने भी बड़ा होता है। तो किस प्रकार से समझेंगे कि क्या दीर्घ होगा क्या वृद्धि होगा, यहाँ समझाता हूँ आपको। दीर्घ माने भी आपका बड़ा होगा और वृद्धि माने भी बड़ा होगा। जब भी आपको बड़ा आ मिले, यानी ऊपर की लाइन, बचपन में हम जो स्वर पढ़ते हैं तो दो लाइनों पढ़ते आए हैं कि ऊ तक पढ़ेंगे ऊपर की लाइन में, और ए आई ओ औ ये हम पढ़ते हैं नीचे की लाइन में। तो आप वही बचपन वाली बात याद रखिए कि ऊपर का आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, या ये याद रखिए बड़ा ही होना चाहिए। दीर्घ की बात चलिए तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ऊपर के तीन होंगे तो होगी दीर्घ संधि पहले वाली, और बाद के बड़े होंगे। बाद में क्या बड़ा है, आई और औ, यह दोनों होंगे तो आपकी होगी वृद्धि संधि। ठीक है, तो यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसी को पकड़ के समझ सकते हैं, सारी संधि आपको समझ में आएगी, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। बाकी आपको नियम पढ़ना है, आप जिंदगी भर नियम पढ़ते रहेंगे, आपको शायद ही याद हो, क्योंकि नियम कभी किसी को याद नहीं होते हैं, बहुत कम। नियम को आप समझ सकते हैं, केवल नियम याद नहीं होते हैं। नियमों को समझिए, एक बार आपने समझ लिया आपको नियम कभी नहीं याद करने पड़ेंगे। तो ऊपर के तीन बड़े होगी दीर्घ संधि, नीचे के दो बड़े अक्षर होगी वृद्धि संधि, और जो छोटे होंगे जैसे ए या ओ ये होंगे तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि दो बच रहे हैं, हो जाएगी आपकी बीच वाली संधि यानी कि गुण संधि। ठीक है, तो आपको तीन संधियाँ, स्वर संधियों के अंतर्गत आपको तीन संधियाँ मैंने आपको बताई कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो इन तीनों संधियों के बाद अगली जो संधि आती है, एक और आपको उदाहरण देकर चलता हूँ। एक एक उदाहरण दिया अभी, केवल एक एक उदाहरण के बाद जो अगला इसका उदाहरण आता है वृद्धि संधि का, वह आप उसको ले सकते हैं। हाँ, ये उदाहरण आप ले सकते हैं, वन धन औषधि। अब इसको भी आप अलग करिए, देखिए सभी को आप अलग करेंगे तो यही पाएंगे। मूल व्यंजन हमने अलग कर लिया, बचा क्या, स्वर जिसके मेल से व्यंजन बना था, धन औ और सधी। अब आ धन औ, कहाँ बताया था मैंने, आ धन औ, आ धन औ बराबर मिलकर क्या बनाएंगे, औ। ठीक है, आ धन औ मिलकर बनाएंगे औ। तो क्या बनेगा शब्द आगे, शब्द बनेगा आपका
वनौषधि। ठीक है, शब्द आपका बन गया वनौषधि। एक उदाहरण और देकर चलता हूं आपको। महाधन उदय, महाधन, सॉरी ये तो गुण संधि का उदाहरण देने लगा मैं आपको। हम बात कर रहे थे वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। तो यहां भी देखिए मय धन आ, धन औ और दार्य। तो अंतिम ध्वनि प्लस पहली ध्वनि बड़ा आ धन औ मिलाकर बनेंगे बड़ा औ। तो बड़ा औ का मतलब हुआ वृद्धि संधि, शब्द बनेगा महोदार्य। ठीक है, ये आपका शब्द बनेगा महोदार्य। तो ये आपकी हुई वृद्धि संधि। एक एक नियम है, इनमें कुछ खास नियम नहीं है। एक एक नियम को भी अगर आप पकड़ कर चलते जाएंगे, सही से समझते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप अपने चैप्टर को। तो ये हुई हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद हम बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि, यड़ संधि। अब जी यड़ संधि के नियम क्या होते हैं? यड़ संधि के नियम क्या होते हैं? तो देखिए यड़ संधि में आप देखिए कि ए या आई हो, यड़ संधि। हाँ, यड़ के बारे में देखिए क्या होगा यहाँ पर, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, या फिर री। इनके बाद में क्या हो कि कोई भिन्न स्वर है, अर्थात कि देखिए ई या ई है तो कोई भिन्न स्वर, तो इसके आगे ई या ई नहीं आना चाहिए। अगर इसके आगे ई या ई आ गया तो आपका क्या क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगी, है ना। मान लीजिए इसके आगे ये आ गया तो दीर्घ संधि बन जाएगी। उ या उ के आगे अगर उ या उ आ गया तो भी आपकी दीर्घ संधि बन जाएगी। या फिर री के आगे री आ गया तो भी आपका ये बड़ा री बन के आपकी बन जाएगी दीर्घ संधि। तो ई या ई के बाद या उ के बाद या री के बाद क्या होना चाहिए, असमान स्वर होने चाहिए। तो असमान स्वर से तात्पर्य यही है कि जो स्वर पहले आया हो, पहले वर्ण के या पहले शब्द के अंत में जो ध्वनि आई हो, वह दूसरी की शुरुआत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अलग कोई होनी चाहिए, उससे अलग। तो ई या ई प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। ऐसे उ या उ के साथ भी असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर का मतलब आपको मैंने बता दिया कि जो स्वर पहले आया हो वह बाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में भी वही आ जाता है तो वहाँ पर यड़ संधि ना हो करके वह दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है, तो अगर पहले भी ई आया बाद में ई आया तो वो हो जाएगी दीर्घ संधि। अगर पहले ई आया बाद में और कोई स्वर आया, जैसे उ आ गया, बड़ा आ गया, या औ आ गया, ए आ गया, तो इस तरह के स्वर जब भी आएंगे तो आपका होगा यड़ संधि। अब ई या ई के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो ये मिलकर बनाएंगे क्या, तो देखिए अगर ई के साथ अगर असमान स्वर आता है, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके साथ अगर असमान स्वर आएगा तो बनाएगा आई। और अगर उ या उ के साथ स्वर आएगा तो वह बनाएगा अब। ठीक है, ई या ई के साथ अगर असमान स्वर आया तो बनाएगा आई, उ या उ के साथ असमान स्वर आया तो बनाएगा आओ, उस अब। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि क्या बनेगा। ठीक है, और री का हो जाएगा आपका रा, या वा या रा, या अर कह सकते हैं इसको आप।
तो ई के साथ में असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। ऊ के साथ में असमान स्वर आएगा तो अब हो जाएगा। और री के साथ में असमान स्वर आएगा तो अर हो जाएगा यड़ संधि के अंतर्गत। उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझिएगा आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। जैसे पहला उदाहरण, अति धन अधिक। अब देखिए अति में क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है आगे, अत धन ई धन आ धिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटी ई है, यहाँ भी ई थी, हमने कहा था। इसके बाद में असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर असमान स्वर ही है, यहाँ पर ई नहीं है बल्कि आ है। तो आ या ई या आ मिलकर क्या बना देंगे, या। ठीक है, या बना देंगे। तो शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पर बना या, व और वाह। कहीं कहीं की जगह आपको बस केवल या लिखा मिलेगा, या व या रा, आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा कहीं की जगह। तो एक ही बात है दोनों। तो अत्यधिक। अगला उदाहरण देखते हैं एड़ संधि का। सु अच। सु अच। तो यहाँ पर भी वही बात, सा धन उ धन अ च। तो आ ऊ, देखिए मैंने कहा था, नियम में बताया था मैंने कि ऊ या ऊ हो, उसके साथ में असमान स्वर हो, यानी कि ऊ ना हो, उसके अलावा और कोई सा हो। तो यहाँ पर ऊ के साथ में ऊ तो नहीं है, अ है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी यड़ संधि। तो शब्द क्या बनेगा, स्वच्छ। ऊ है तो ऊ किस में बदलेगा आपका, वा में। ई था तो आपका बदल रहा था या में। ऊ था तो आपका बदला वा में। री होगा तो बदलेगा आपका रा में। ठीक है, ये आपको समझ के चलना है कि प्रथम शब्द के अंत की जो ध्वनि होगी उसके अनुसार वो शब्द बदल जाएगा। यह आपका हो गया स्वच्छ। एक उदाहरण और देता हूँ आपको, बहुत फेमस उदाहरण है और आपका सुना हुआ भी, इसलिए मैं इस उदाहरण को ले रहा हूँ। सु धन आगत। तो इसको भी देखिए, सा धन उ धन आ गत। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हुई, उ। बाद के स्वर की शब्द की प्रथम ध्वनि हुई आ। तो उ और आ मिलकर बनाएंगे वा। चूँकि यहाँ बड़ा स्वर है तो वा बनेगा, बड़ा की मात्रा लगा देंगे हम और शब्द हमारा बन जाएगा स्वागत। स्वागत। अब मान लीजिए यहाँ पर बड़ा आ नहीं होता, बस केवल छोटा आ होता, सुधन अगत, तो आपका बन जाता स्वागत। तो शब्द होता स्वागत। पर चूंकि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, डबल डंडा लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका शब्द होगा वह होगा स्वागत। ठीक है, इस तरह से आपका यड़ संधि के अंतर्गत शब्दों की रचना होती है। यड़ संधि के बाद बात आती है अगली अयादि संधि की। अयादि संधि। ठीक है जी, अयादि संधि में समझते हैं क्या होता है। अब पहले हमने क्या लिया था इसमें, ई या ई, ऊ या ऊ, री या री। अब यड़ संधि के अंतर्गत हमने ले लिया पहली लाइन के, देखिए बताया था ना, पहली लाइन यानी आ ई ऊ और री, ये तो हुई पहली लाइन जो हम बचपन से पढ़ते हैं। और नीचे ए आई ओ औ। तो यड़ संधि में हमने क्या ले लिया, ई या ई ले ली, ऊ या ऊ ले लिया। अब इसके बाद संधि आई अयादि। तो अयादि में क्या लेंगे हम लोग, अयादि में जो बचा है उसको लेंगे। क्या बचा है, तो ए या आई
ए या आई, और देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर या ही होगा, या वा या रा, ठीक है, या वा रा, इस तरह से लिखेंगे इसको। इसलिए यहाँ पर या बन रहा था अत्यधिक, यहाँ वा बन रहा था स्वच्छ। और अब जब आगे बात आती है अयादी संधि की, तो वहाँ पर हमने ई या ऊ के बारे में बात कर ली थी। अब ई या ऊ के बाद बचे क्या, ए आई ओ और औ। अब इनके साथ में क्या आए, असमान स्वर आए, इनके साथ में असमान स्वर आए, तो क्या बनेगा, तो बनेगा ये आए। अगर बड़े ए की मात्रा है तो बनेगा आए, ओ है तो बनेगा अब, अगर बड़े ओ की मात्रा है तो बनेगा आव, ठीक है। अगर छोटा ए है तो आए, बड़ा ए है तो आए, छोटा ओ है तो अब, बड़ा औ है तो आव। इस प्रकार से शब्द बनेंगे। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परेशानी वाली कुछ इसमें अभी तक बात आई ही नहीं है। सभी चीज़ें स्पष्ट हैं और साधारण हैं और एकदम से क्लियर हैं। तो ए के साथ में असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब आप समझ गए हैं कि ए के साथ में ए नहीं होना चाहिए, बाकी आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, औ आ जाए, सब चलेगा, परंतु ए के साथ में ए नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और स्वर आना चाहिए, तो इसका मतलब होता है असमान स्वर। क्योंकि ए के साथ में ए आ गया तो फिर वो दीर्घ संधि बन जाती है, ठीक है। तो ए के साथ में असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा जी। यहाँ पर देखते हैं पहला उदाहरण, ने धन अन, ने धन अन, करिए जी, इसको उदाहरण करिए, मतलब इसको विखंडित कीजिए। तो आधा नाम ने मतलब मूल व्यंजन बाहर निकाल लिया, धन ए की मात्रा लगी है, धन अन, तो देखिए ए के साथ में ए तो नहीं आया है, ए के साथ में तो आ आया है, तो ए धन आ मिलकर बनाएंगे अय, तो शब्द बनेगा ना, ये ना लिया था हमने, फिर आ लिखा और लास्ट का ना लिया था, ये आ तो दो ध्वनियों से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा न अयन। अब चूंकि ये आधा व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो इसको पूर्ण व्यंजन करने के लिए इस आ को इसमें मिला देंगे पहले के ना में, तो यह शब्द हो जाएगा नयन। समझ गए, इस तरह से शब्द बनते हैं। अगला देखिए, एक और उदाहरण समझेंगे आप, से धन अन। अब से धन अन हुआ तो इसको जब आप विखंडित करेंगे तो आपको मिलेगा मूल व्यंजन यानी आदर्शा, प्लस ए की मात्रा मिलेगी, प्लस आ मिलेगा आपको, और मिलेगा ना। तो चूंकि इन दोनों का तो संयोग हो रहा है, तो जो बचा है उसको आप आगे लिख दीजिए। हमने शा लिख दिया आगे और ना लिख दिया। अब ए और आ मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए आप ऊपर नियम में, ए धन भिन्न स्वर, तो आ हो जाएगा मान लीजिए, तो इसने क्या बनाया, आई। तो ए धन आ मिलकर बनाया इन्होंने आई, क्या बनाएगा, आय, और आय से बनेगा, और इसको जब आय को लिखेंगे जब यहाँ पर, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये ना लिखा हुआ था, यहाँ हम लिखेंगे आई। अब चूंकि ये आ है और ये स्वर है और ये आधा व्यंजन पहले लिखा हुआ है, तो आधे व्यंजन को हम पूर्ण व्यंजन बनाएंगे और आ स्वर को इसमें मिला देंगे। तो सा, ये आ जो स्वर था उसको इसमें मिल चुका है, हलंत हट गया इसीलिए, और ये हो जाएगा यन। यह शब्द बना आपका सयन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी बनती है अयादी संधि। तो नयन का उदाहरण देख लिया, मतलब छोटे ए का उदाहरण देख लिया। अब आप एक बड़े ए का उदाहरण देख लेते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं यह शब्द, बहुत ही प्रचलित शब्द और परीक्षाओं में कई बार आया हुआ शब्द, नय धन इका।
यह मिलाकर क्या बनेंगे। इसमें कई बार जो पूछते हैं, मैं बता देता हूँ कि बनेगा क्या, फिर बाद में बता दूंगा कैसा बनेगा। इसमें यह बनेगा नायिका। तो इसमें कई बार इस तरह से भी शब्द देते हैं कि नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका आंसर होगा नय धन इका। ठीक है, नायिका का संधि विच्छेद यह होगा नय धन इका। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है। किस प्रकार से होगा नय इक्का का विच्छेद संधि रूप, नायिका दिखते हैं। फिर से अलग कर लीजिए, ना को अलग कर लिया, स्वर को अलग निकाल लीजिए। अगर स्वर संधि के पढ़ रहे हैं तो स्वर को अलग निकाला, ये बड़ा आई हो गया, 2 मात्रा लगा देता हूँ आपकी सहूलियत की, वैसे एक ही मात्रा लगती है, धन इका। तो लिखिए आगे यहाँ पर ना लिख लिया और का लिख दिया, बचा क्या, अलग कीजिए। एक तो आई बचा और ई बचा, आई और ई मिलकर क्या बनाएंगे देख लीजिए नियम में, नियम एक बार याद कर लीजिए। ये है आई और इधर असमान स्वर है तो बनाएगा आए, तो यहाँ पर बन गया आपका आए, तो आए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से शब्द बनेगा आपका नायिका, क्योंकि ना में हमने जो स्वर था उसको मिला दिया, तो ये बना आपका नायिका। अगला देखिए, पौधन अक, पौधन अक, अलग कर दीजिए। पा को अलग किया, औ की मात्रा लगी हुई है इसमें, तो औ को अलग किया, धन आ धन का, इसका हमें संधि करनी है, तो ये आपका हो जाएगा आव। शब्द बनेगा आपका नया पावक, क्योंकि इसमें क्या है कि देखिए पा है, धन आव धन का, शब्द में ये जब इस स्वर को इस पा में मिला देंगे तो आपका शब्द बनेगा नया पावक। ठीक है, ये आपका शुद्ध और सही रूप होगा और एक पूरा का पूरा शब्द होगा। इस प्रकार से ये प्रमुख संधियाँ थी स्वर संधियों के अंतर्गत। इसके कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपवाद ही आपको याद रखने, अगर आपको अपवाद याद रह गए तो फिर आप कि जो स्वर संधि है वो पूर्ण हो जाएगी। कुछ अपवाद हैं, बता देता हूँ आपको अपवाद भी। अपवाद को एक अलग रंग से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अपवाद हैं। जैसे सार धन अंग। अब देखिए सार में क्या बच रहा है स्वर, तो सार या सार मत भी लिखिए आप, बस केवल अंतिम अक्षर बस इसका ले लीजिए केवल रा, तो आधा रा धन इसका स्वर अलग किया आ, प्लस इधर भी स्वर है आ और ये हो जाएगा अंग। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। सारंग को इस प्रकार से हम अलग करके लिख सकते हैं कि सार धन अंग। तो इसमें आ स्वर है, ठीक है, तो इसमें आ स्वर आ रहा है आपका, देख सकते हैं आपके साधन अंग में रा लग कर लिया। अब देखिए नियम क्या कहता है, अरे यहाँ पर जो आ लिखा था मैंने, देखिए ये सा को अलग किया था, फिर रा बचा था, फिर हमने इसमें आ स्वर को अलग किया था। तो ये नियम क्या कहता है कि नियम के अनुसार ये बनना चाहिए सारांग, दीर्घ संधि लगकर, परंतु ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध रूप इसका होगा सारंग। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको याद रखने जरूरी है यहाँ पर, अगर उनको आप याद रखकर चलते हैं तो आप समझ जाएंगे। ये कुछ ही उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं, उसके से 6-7 होंगे, बता देता हूँ आपको। अप धन अंग, तो यहाँ भी आ स्वर है, यहाँ भी आ स्वर है, आ और आ मिलकर बनेगा दीर्घ, तो हो जाएगा बड़ा। तो शब्द बनना चाहिए आपका अपांग, और शब्द बनेगा आपका जो शुद्ध रूप होगा शब्द का वह होगा अपंग। तो यह सही है, यह सही है, यह गलत है, यह गलत है, तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। पराधन ऊढ़ बराबर शब्द बनना चाहिए क्या, क्योंकि शब्द आपका बनना चाहिए इसमें प्रोढ़, गुण संधि के अंतर्गत।
शब्द आपका बनेगा प्रौढ़। वृद्धि संधि का इसमें और वो लग जाएगा नियम, और यही आपका शुद्ध रूप होगा और ये आपका हो जाएगा गलत रूप। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि नियम से बनेगा कुछ और अपवाद इसका है कुछ और। अपवाद सही शब्द है कुछ और। ठीक है, तो कुछ ही शब्द आपको याद रखना होगा, नियम आप याद रखिए, अपवाद आप अपने आप निकाल लेंगे, आपको समझ जाएंगे कि शब्द में आपका पढ़ने में सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छधन उहिनी, उहिनी का अर्थ होता है सेना। शब्द बनना चाहिए आपका अच्छोहिनी, गुण संधि के अंतर्गत, पर शब्द बनेगा आपका अच्छोहिनी। यहाँ पर आपको दिखेगा वृद्धि संधि का नियम तो यही सही है आपका और यह है गलत। अगला जो अपवाद है कंठधन ओष्ठ, इसका जो शब्द बनना चाहिए सही वह बनना चाहिए कंठोष्ठ, परंतु सही शब्द जो बनता है वह है कंठ। यह आपका सही है और यह आपका गलत है। तो यह थी स्वर संधि और स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 प्रमुख संधि आती हैं उनके प्रमुख नियम आपको मैंने बताए, और नियम के बाद जो उसके मुख्य उदाहरण होते हैं उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। कौन कौन सी होती हैं एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले संधि की बताई, संधि की परिभाषा बताई कि संधि में 2 ध्वनियों का योग होता है। उसके बाद समास से इसका अंतर बताया कि समास में 2 शब्दों का योग होता है जबकि संधि में 2 ध्वनियों का योग होता है। फिर हमने संधि के भेद की बात की, तो संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हमने स्वर संधि को लिया। स्वर संधि में के जो भेद थे वो 5 थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। 5 ही संधियों के बारे में मैंने विस्तार से अध्ययन किया और आपको बताया कि किस प्रकार से किस संधि को हम समझते हैं। एक अंतिम बात मैं आपको बताकर आज का व्याख्यान खत्म करूंगा, और जो 2 संधियां बची हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको हम अगले भाग में समझेंगे। ठीक है, उसको हम समझेंगे अपने अगले भाग में। तो अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ एकदम परीक्षाओं की दृष्टि से पहचानने के लिए बात कि किस प्रकार से आप मतलब चीज़ों को पहचान सकते हैं कि क्या सही रूप होगा उसका। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी दीर्घ संधि, उसके बाद आपको मैंने पढ़ाई थी गुण संधि, गुण संधि के बाद मैंने आपसे बात की थी वृद्धि संधि की, वृद्धि संधि के बाद मैंने आपसे बात की थी यड़ संधि की, और इस यड़ संधि के बाद मैंने आपसे बात की थी अयादि संधि की। ठीक है, अब परीक्षाओं में आपसे कोई शब्द, बस एक शब्द दे दिया गया कि बताइए महेश में कौन सी संधि है। अब आपको नियम नहीं याद आ रहा है कि कौन सी संधि है महेश को, आप पहले उसको महा करेंगे, महाधन ईस करेंगे, फिर हा, और फिर उसको जो हा व्यंजन उसको अलग करेंगे, उसका आ स्वर निकालेंगे, फिर उसमें ए की मात्रा का जोड़ करेंगे, आ और ए को मिलाकर उसका ए बनाएंगे, तब आप कहेंगे अच्छा ये तो गुण संधि है। इतना समय नहीं मिलता है आपके पास, तो इसलिए एक एक मात्रा ही देखते। आप देखिए, आपको शब्द में इतना देखना होगा कि शब्द में बीच का स्वर कौन सा है, बीच का अक्षर कौन सा है, कहाँ पर 2 शब्दों का या 2 ध्वनियों का मेल हो रहा है। अगर आपने ये पकड़ लिया ना तो आप समझ जाएंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। जैसे दीर्घ संधि, कोई से भी दीर्घ संधि उसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा देवालय, ठीक है, या लिखा मैंने विद्यालय, ये सब क्या है, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो अब देखिए यहाँ कहाँ पर मेल हो रहा है, देव धन आलय, क्या है, बड़ा आ है। यहाँ पर क्या है, विद्या धन आलय, क्या है, बड़ा आ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दीर्घ संधि बन रही है। तो इसलिए आपको अगर इस तरह आपको मैंने ये बता दिया कि 2 का मेल कहाँ पर हो रहा है, इस तरह से आपको पहचानना है केवल। अगर आपको आ मिले, बड़ा आ मिले, बड़ी ई मिले या बड़ा ऊ मिले, अगर आपको किसी भी शब्द के संयोग में जहाँ पर वो शब्द जुड़ रहा है, दोनों संयुक्त हो रहा है, उसमें 2 ध्वनियाँ या 2 अक्षर या 2 शब्द नहीं, 2 अक्षर या 2 ध्वनियाँ या 2 वर्ण, तो वहाँ पर अगर
आ हो रहा है, ए बन रही है, ऊ बन रहा है, तो होगी आपकी दीर्घ संधि। वहाँ पर अगर ए बन रहा है छोटा या ओ बन रहा है तो होगी गुण संधि। वहाँ पर आपका आई बन रहा है बड़ा या औ बन रहा है तो होगी वृद्धि संधि। अगर वहाँ पर आपका या व या रा में परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि आपने देखा कि अत्यधिक, यहाँ पर आपने क्या देखा, आप समझ गए कि ये दो शब्दों का मेल है कि किसका, अति और अधिक का, पर बीच में बन क्या रहा है, या बन रहा है। तो या मैं आपको किस में बता रहा हूँ, यड़ संधि में, कि ये यड़ संधि के अंतर्गत आपको या व या आधा रा मिले या रा मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये है आपकी यड़ संधि। और उसी प्रकार आय 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 अब यह आपको मिले तो आपकी हो जाएगी अयादि संधि। तो इसको अगर आप ठीक से याद रखते हैं तो आपका स्वर संधि में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और आप एकदम अच्छे से इसको कंप्लीट कर कर आएंगे बिना किसी परेशानी के। तो आज का व्याख्यान मेरी तरफ से यही था आपके लिए, और मैंने आपको ये लास्ट में एक जो ट्रिक बताकर अपनी बात ख़त्म की, किस प्रकार से आप परीक्षाओं से पहले भी उसके बाद स्ट्रिक का रिवीजन करके जाएंगे। तो भी आप, अगर आपसे यह क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सी संधि है, संधि पहचानने का नियम कोई अगर आता है तो आप उस संधि को आसानी से पहचान पाएंगे कि इस शब्द में किस संधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यह संधि आज यहाँ पर समाप्त होती है, स्वर संधि। दो संधियाँ हैं, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इसको हम लोग आने वाले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। मैं अभिषेक गौतम आपसे बात कर रहा था, आपने मुझे इतनी अच्छे से स्टडी IQ के अंतर्गत सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस संधि वाले टॉपिक से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो यह मेरी ईमेल आईडी है, आप इस ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क कर अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं और उसका आप हल ले सकते हैं मुझसे। मेरी ईमेल आईडी है, मैं एक बार इसको स्पेल कर देता हूँ, abhishekgautam801@gmail.com, अभिषेक गौतम 801@gmail.com। मैं अभिषेक गौतम आपसे बात कर रहा था।